उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में जूस में पेशाब मिलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बजरंग दल के पदाधिकारी ने जीशान और मेहताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी कि ये दोनों जूस में पेशाब मिलाकर कांवड़ियों को बेच रहे हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी विवाद के बीच पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के एक गांव से प्रवासियों को निकालने का फरमान सुनाया गया है। लखनपुर गारचा पट्टी की पंचायत ने कहा कि गांव में जो अवैध प्रवासी हैं वो 1 सप्ताह में निकल जाएं। ग्रामीणों की पंचायत में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि ये प्रवासी लोग महिलाओं से बदसलूकी करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और चोरियां करते हैं। यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा का सामना कर रही निमिषा प्रिया के मामले में केरल के सीएम पिनारई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने एक्स पर लिखा, केरल सरकार उन सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है जो निमिषा प्रिया की रिहाई और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। यमन में निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी है। यूपी के आगरा में घर में घुसकर बीजेपी बूथ अध्यक्ष को महिलाओं ने चप्पल और थप्पड़ों से पीटा। महिलाओं ने 1 मिनट 15 सेकंड में 22 चप्पलें उसके सिर पर मारीं, फिर कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर खींच लाईं, जहां थप्पड़ों से पीटा। बूथ अध्यक्ष को बचाने के लिए उसकी पत्नी और परिजन महिलाओं से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहे, लेकिन पिटाई चलती रही। आरोपी ने महिलाओं को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव से ठगी हुई है। प्रतीक ने आरोपी के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रतीक ने बताया कि चिन्हट के निवासी कृष्णानंद पांडे ने उनसे 4 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। कृष्णानंद ने रियल एस्टेट कंपनी बनाई थी और प्रतीक से निवेश कराया था। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने पोक्सो केस में फंसाने की धमकी दी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में खींचतान मची हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, डीके और सिद्धारमैया दोनों ही हॉर्स ट्रेडिंग में बिजी हैं। सिद्धारमैया ज़्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। वह पैसे और पावर के दम पर लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। फिलहाल घोड़े बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं और ख़रीदार भी रेडी हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में नाटक समूह मौज ने रामायण का मंचन किया। एआई की मदद से महाकाव्य को जीवंत बनाने की उनकी कोशिशों के लिए उन्हें सराहना मिल रही है। निर्देशक योहेश्वर करेरा ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा कि रामायण का मंचन करने से लोग उन्हें नापसंद करेंगे या उन्हें धमकी का सामना करना पड़ेगा। सीता की भूमिका निभाने वाली निर्माता राणा काज़मी ने कहा कि मैं इस प्राचीन कथा के विचार से ही रोमांचित थी। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली इलाके मोहल्ला कमलापुर निवासी 22 वर्षीय अंजलि ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पति से हुए आपसी विवाद के बाद महिला ने सुसाइड नोट में लिखा, संगम जी, आप मुझे समझ नहीं पाए, बस इतनी ही शिकायत है, आप दूसरी शादी कर लेना और खुश रहना। इसके बाद महिला ने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में सुहागरात के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल दुल्हन को ससुराल पहुंचते ही चक्कर आ गया। दूल्हे ने दोस्तों को ये बताई तो सबने उसे प्रेगनेंसी जांच कराने की सलाह दी। उसी रात दूल्हा प्रेगनेंसी किट लेकर पहुंच गया। ये देख दुल्हन भड़क गई और मायके फ़ोन कर दिया। मायके वाले पहुंचे तो पंचायत हुई। फिर दूल्हे ने कहा कि दोस्तों की सलाह से गलती हो गई। आगे ऐसा व्यवहार न करने की कसम के बाद मामला रफा दफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा, पति पत्नी की जानकारी के बिना रिकॉर्ड किए गए कॉल को
तलाक में सबूत के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ऐसा करना पति पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। शादीशुदा जीवन में गोपनीयता अधिकार पूरा नहीं हो सकता। अगर शादी इस स्तर पर पहुंच गई है कि पति पत्नी एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, तो ये पहले से ही रिश्ता टूटने और भरोसे की कमी का संकेत है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में पार्टनर की हत्या के दोष में फांसी की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमने निमिषा की फांसी रोकने की हर संभव कोशिश की। अब निमिषा को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मृतक के परिजन मुआवजे की राशि स्वीकार कर लें। हमने उन्हें 8.5 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। यमन सरकार से भी बात की है, लेकिन वो सज़ा टालने पर सहमत नहीं हुई।